नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 19 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक टॉपिक पर बातचीत करेंगे हम लोग। बस 2 मिनट लूँगा आपका कि रिवाइज रिजल्ट जारी होगा या फिर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया जाएगा। कई सारे बच्चे जिनको मेंस देना है, जिन्होंने पीटी पास किया, उनके मैसेज आ रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकता है क्या। रिवाइज रिजल्ट का तात्पर्य होता है कि जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें संशोधन करके, उसमें कुछ बच्चों को हटा करके, कुछ को शामिल करके फिर से पुनः पीटी का रिजल्ट जारी किया जाए। और जो एक्स्ट्रा रिजल्ट का तात्पर्य होता है कि जिन्होंने पीटी पास किया है उसके अलावा कुछ बच्चों का रिजल्ट और भी जारी किया जाए। तो देखिए, कल तक का जो हियरिंग मैंने सुना है उसमें री एग्जामिनेशन का इशू तो लगभग में आपको देखने को मिलेगा कि उस पर अब बातचीत कम हो रही है। बातचीत 2 ही चीज़ों पर हो रही है। क्वेश्चन के आधार पर कुछ क्वेश्चंस में जो कमियां खामियां पाई गई है वो सबसे शानदार प्रूफ है। कल का अगर आप देखेंगे हियरिंग तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डाउटफुल थे, उनके आंसर जो थे वो भी विवादों में रहे हैं। और आयोग ने क्या किया, तो सभी को मार्किंग करके और रिजल्ट जारी कर दिया। इसके आधार पर अगर देखेंगे तो रिवाइज रिजल्ट कहीं से भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट हो सकता है कुछ बच्चों का और जारी किया जाए। आज वो भी क्लियर हो जाएगा। आज हियरिंग है, आज उसमें वो भी क्लियर हो जाएगा। जिनका मेंस एग्जामिनेशन है अप्रैल में, वो इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि मेंस का डेट तो मुझे नहीं लग रहा आगे बढ़ेगा। मेंस अपने समय पर होगा। एक्स्ट्रा रिजल्ट अगर जारी होता है तो बच्चों को फिर से समय नहीं मिल पाएगा, तो ये एक दिक्कत आ सकती है। फिर वो बच्चे जाएंगे कोर्ट में कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है मेंस को, तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन रिवाइज रिजल्ट को लेकर टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपने प्रीलिम पास किया है तो आपका मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल माह में होने की संपूर्ण संभावना है। नगण्य संभावना है कि रिवाइज रिजल्ट जारी हो। एक्स्ट्रा रिजल्ट जरूर जारी हो सकता है। कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट हो सकता है कुछ बच्चों का और भी हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई खास फैसला आए ही ना। तो जो भी होगा आज देखने को मिल जाएगा। आपको मैं यही बोलूँगा कि अपने मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये अपना 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग के लिए बिल्कुल नया सा ग्रुप हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें GS1 और GS2 को सिलेबस वाइज में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। जुड़ना हो तो आप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक भी रहता है। शुरू करते हैं। देखिए, आज MCQ भी है बहुत सारे। इसको तो मैं नहीं करवाता, आपके PDF में मिल जाता है। बहुत सारे टॉपिक हैं, आज एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं हेडलाइन क्या है सबसे पहले, और उसके पश्चात से सारे न्यूज़ को डिटेल में कवर करेंगे। आज का जो वीडियो होगा उसमें एक टॉपिक ऐसा हम लोग पढ़ेंगे जहां से सवाल आने की संपूर्ण संभावना होगी आपके मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनाव से संबंधित चुनाव सुधार, बिहार में बीपीएससी में क्या क्या पूछा जाता है, चुनाव से सुधार हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद से जाति का फैक्टर इलेक्शन में किस प्रकार से होता है, सांप्रदायिकता जो होती है ये किस प्रकार से चुनाव पर हावी होता है। इस प्रकार के सवाल बीपीएससी मेंस में एक सवाल आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलता ही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस टॉपिक को आज डिटेल में तैयार कीजिएगा। कौन सा टॉपिक है, तो पहले देखते हैं हेडलाइन क्या है, उसके बाद टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, आज का हेडलाइन क्या है कि ट्रंप और पुतिन जो है ये 30 दिन के सीज फायर पर एग्री हो गए हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में पहली बार इतना लंबा सीज फायर होने जा रहा है। सीज फायर का मतलब होता है फायर को सीज कर देना, मतलब गोली जो चल रहे हैं, बम बारूद जो बरस रहे उसको रोक देना। इसका मतलब होता है युद्ध विराम आपने घोषित किया है। युद्ध में भी विराम कर लेते हैं और ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि इतने लंबे समय से चला रहा है और इसमें पहली बार देखने को मिल रहा है कि सीज फायर हो रहा है। जो भी है, जो भी कारण होगा उसको देखेंगे हम लोग। इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो अगर रूस और यूक्रेन में शांति बहाल की स्थिति हो जाती है तो दुनिया के तेल मार्केट पर भी प्रभाव पड़ेगा, भारत के साथ संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और दुनिया में अगर युद्ध कहीं पर बंद होता है तो पीसफुल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दुनिया की तरफ में। बाकी चीज़ें देखेंगे आने वाले समय में कि क्या होता है। अभी ऊँट करवट बदल रहा है, बैठेगा किस करवट ये पता नहीं चल रहा है, देखेंगे आगे। आज जो हम लोग डिटेल में देखने वाले वो है ये कि वोटर आईडी को किससे जोड़ा जाएगा, तो आधार से जोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको क्या कहा जाता है, UIDAI, यही है आधार का, यही देखरेख करता है, यही माई बाप है आधार का।
इसके साथ कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैठक की है और बोला जा रहा है कि आधार को आप किससे लिंक करने जा रहे हैं, तो वोटर आईडी से लिंक करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, क्या इसको लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है, क्या लोकतांत्रिक देश में ये चीज़ होना चाहिए कि आधार जैसी चीज़ें और वोटर आईडी जो होता है उसको जोड़ दिया जाए, क्या इसके खतरे हैं, क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक तरफ तो आपको लिखना पड़ेगा चुनाव सुधार में। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। रिपन जो है, रिपन का नाम आपने सुना है, थोड़ा सा मैं डिटेल में चला जाता हूँ टॉपिक में। रिपन का नाम आपने सुना है। रिपन ने जब फैक्ट्री एक्ट लागू किए थे, फैक्ट्री एक्ट लागू किया था जिसमें उन्हें महिलाओं और बच्चों के कार्य की अवधि तय की गई थी। महिला, बच्चे और मजदूर, बच्चों से भी 8-8 घंटे 12-12 घंटे काम करवाए जाते थे। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों के ज़माने में शोषण किया जाता था, महिलाओं से भी करवाए जाते थे। तो रिपन ने फैक्ट्री सुधार लागू किए जिसमें उसने काम करने के घंटे तय कर दिए। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो दो प्रकार से हम लिख देते हैं कि टॉपिक को, मैं BL ग्रोवर जैसे अच्छे बुक की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आपको दिखेगा आलोचनात्मक में कि भारत में फैक्ट्री सुधारों के द्वारा भारत की प्रोडक्टिविटी को कम करने का प्रयास किया गया, ये लिख दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। दूसरी तरफ जब रिपन की तारीफ करनी होती तो हम क्या लिखते हैं कि रिपन ने बहुत ही अच्छा काम किया, फैक्ट्री सुधार करके, फैक्ट्री सुधार का कानून ला करके उसने कहीं ना कहीं मजदूरों की स्थिति में सुधार किया। एक ही चीज़ है, दोनों को देखने के मायने अलग अलग हो गए हैं। हम किस परिप्रेक्ष्य में उसको देख रहे हैं वो मायने यहाँ पर रखता है। तो इसी के कारण से मैंने ये इसलिए चर्चा किया है क्योंकि आपको मैं समझा सकूं कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ना, आप एक तरफ कहाँ पर लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे चुनाव सुधार में, इसको कहाँ पर लिखेंगे, चुनाव सुधार में इसकी चर्चा करेंगे कि चुनाव सुधार के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। आपने पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर चर्चा कर दी। वहीं पर नेगेटिव तरीके से आप ये चर्चा कर सकते हैं, इसी का आलोचना क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ की आलोचना हम ये कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कहीं कहीं निजता के अधिकार का उल्लंघन है कि वोटर का पहचान किया जा सकता है। वोटर आईडी के द्वारा ये नहीं पता चल पाता है किस आदमी ने किसको वोट किया है। वहीं पर वोटर आईडी को अगर आधार से लिंक कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि कल को रूलिंग पार्टी जो है वो ये रिकॉग्नाइज भी कर ले। रूलिंग पार्टी क्यों? क्योंकि उसके पास में पूरा सरकारी तंत्र होता है, तो ये आसानी से तय कर सकता है किस आदमी ने किसको वोट किया है। और जो वोट करने का तरीका है, गोपनीयता है, आप वोट करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, सिवाय आपको पता होता है केवल, वो कहीं ना कहीं हनन हो सकता है, उसके समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। एक ही चीज़ को देखने के मैंने दो मायने आपको समझाए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप उत्तर लेखन कर रहे हैं और उसमें कहाँ पर किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक और टॉपिक है जिसको आज मैं समझाऊंगा, एक एक करके शुरू करते। देखिए पहला टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि चुनाव आयोग का निर्णय। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन मतदाता पहचान पत्र को EPIC इसको कहा जाता है, EPIC इसको कहा जाता है, आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है UPSC PT एग्जाम में। अब जरा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बच्चे कहाँ पर भ्रमित हो जाते, मैं आपको दिखाता हूँ। आधार कितने अंकों का होता है? कितने अंकों का होता है भाई? आधार संख्या कितने अंकों का होता है? कितना छोटा सवाल मैंने पूछा है ना आपसे। कितने अंकों का होता है आधार संख्या? 10, 12, 15, कितने अंकों का होता है? इनमें से कोई नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही आसान सवाल है, एग्ज़ाम में हो सकता है आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएं। एग्ज़ाम में UPSC ने स्टेटमेंट बना करके पूछा था शायद कि आधार इतने अंकों का होता है, ऐसे ही कुछ आधार से जुड़े हुए 2-3 बार सवाल पूछे गए हैं UPSC में PT एग्जामिनेशन में। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि वोटर आईडी संख्या कितने अंकों का होता है? वोटर आईडी नंबर जो है ये कितने अंकों का होता है? हो सकता है आपके पास में हो, नहीं है तो गलत बात है भाई, बनवा लो, वोट करना चाहिए। ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं अब तो आप, ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा करके और वहाँ पर देखिए कि आपका वोटर आईडी मिल जाएगा, आपको डिजिटल फॉर्मेट मिल जाएगा। फ़ोन नंबर रजिस्टर होता है, उस पर OTP आएगा और आपको दिख जाएगा। अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, अपने लोकल जो वार्ड होता है वहाँ पर जाकर बोलिए, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को बोलेंगे ना तो वो आपको बना करके दे देगा। कितने अंकों का होता है वोटर आईडी नंबर? आधार कितने अंकों का होता है? चलिए थोड़ा सा छोटा सा सवाल था इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे, ज़रा बताइएगा मुझे सर्च करके, मैं भी बताऊंगा आपको। MCQ में मैंने डाल दिया इसी कारण से। यह निर्णय भारत सरकार की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA के साथ तकनीकी विचार विमर्श के बाद लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह कदम मतदाताओं के हित में उठाया गया, इसलिए मैंने आपको क्या शब्द दिया? चुनाव सुधार।
क्या बोला जाता है इसको? चुनाव सुधार। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव सुधारों को लेकर कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि वीवीपैट उठाया, वीवीपैट अब जोड़ना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके अलावा यूआईडीएआई के साथ मिलकर आधार से जोड़ा जा रहा है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर को बोला जाता है कि आप प्रचार प्रसार कीजिए जिससे वोटर टर्नआउट बढ़े कहीं ना कहीं। तो ये सब आप सुधार बता सकते हैं। ईगल समूह की भूमिका। इस पहल में सशक्त कार्रवाई समूह, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर एंड एक्सपर्ट, ईगल शामिल है, इसको कहा जाता है। इस समूह में चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और अन्य हितधारक भी शामिल है, यानी कि जितने लोग हैं जो चुनाव से जुड़े हुए हैं उन सभी को शामिल किया। क्या ये चीज़ अनिवार्य है? क्या ये सभी को करना पड़ेगा क्या? ये सवाल यूपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है या बीपीएससी में पूछा स्टेटमेंट बना करके कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, अनिवार्य है, आपको जोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, ये स्वैच्छिक है, स्वेच्छा से आपकी इच्छा पर है कि आप इसको जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के तहत होगा, जो मतदाता अधिकार को सुनिश्चित करता है। उच्च स्तरीय बैठक हुई है इसको लेकर और बातचीत की जा रही कि जोड़ा जाए। कानूनी और तकनीकी आधार क्या है? तो यह कदम प्रतिनिधि सभा अधिनियम 1950 धारा 23(4) और 23(5), क्या याद रखना? बिल्कुल नहीं, जनप्रतिनिधि अधिनियम है, उसी से ये अधिकार लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय 2023 के निर्णय जिसमें ये कहा गया है कि यह कदम उठाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इसका आधार बना है। स्वैच्छिक प्रकृति इसलिए रखा गया है कि स्वेच्छा होगा मतदाताओं का, आपका ये अधिकार होगा, आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपका ये डिसीजन होगा, अधिकार नहीं, ये डिसीजन होगा कि आप इसको जोड़ना चाहते हैं या नहीं जोड़ना चाहते हैं। इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया और मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य क्या है? इस कदम का उद्देश्य मतदाता पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। हो सकता है आपसे पूछ ले उद्देश्य क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी करना और डुप्लीकेसी को रोकना, एक ही आदमी 2 बार वोट न करे, इस चीज़ को रोकने के लिए है। तो अगर यही केवल उद्देश्य होगा कि एक आदमी 2 बार वोट न करे, तब तो इसको अनिवार्य बनाया जाना चाहिए था। आपने सोचा अगर वाकई डुप्लीकेसी रोकने के लिए किया जा रहा है तब तो ये स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य होना चाहिए था। तब तो हो सकता है 10 ही लोग इसको जोड़ें, इतनी बड़ी आबादी में हो सकता है कुछ लाख लोग जोड़ें, तो कुछ लाख लोगों के जोड़ने से तो डुप्लीकेसी नहीं रुकेगा। मुझे बताइएगा यहाँ पर ये भी आपको क्या दिखेगा, एक आलोचना के लिए पॉइंट आप लिख सकते हैं। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और विश्वसनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। यूपीएससी पीसीएस मेन में ये सवाल पूछा जा सकता है। चला देखिए अब आगे क्या है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र क्या होता है। यह सभी पंजीकृत मतदाताओं को पहचान दस्तावेज के रूप में प्रदान किया जाता है, तथापि यह तब तक मतदाता का अधिकार प्रदान नहीं करता है जब तक कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना हो। आपको वोटर आईडी मिल गया है लेकिन आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ईपीआईसी जारी करना 1993 में शुरू किया गया, राज्य सरकारों द्वारा वितरित किया जाता है। ईपीआईसी जारी करना मतदाता पंजीकरण नियम 1960 द्वारा शासित होता है, 1960 द्वारा शासित होता है। सेशन टीएन सेशन का नाम आपने सुना है, बीपीएससी ने मेंस में शानदार सवाल पूछा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चर्चा कर दी थी कि सेशन युग की, तो टीएन सेशन के बारे में सवाल पूछा था बीपीएससी ने कि सेशन युग में कौन कौन से सुधार किए गए उसको लिखना है। तो उसमें से एक प्रमुख सुधार में इसका भी नाम आता है। प्रत्येक ईपीआईसी संख्या एक अद्वितीय 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का तात्पर्य होता है इसमें ABCD भी होगा और न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3 भी हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक इसको कहा जाता है, 10 अंक का होता है। ये सवाल आपका मिल गया जवाब, जो 3 वर्णमाला अक्षर और 7 अंकीय संख्यात्मक अनुक्रम से बना होता है। 3 इसमें अल्फ़ाबेटिक हो सकते हैं और 7 नंबर हो सकते हैं। यह मतदाता उसकी फ़ोटो निर्वाचन क्षेत्र मतदान केंद्र से जोड़ने वाले की विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। ये भारत के नागरिकों को मिलता है, भारत के नागरिकों को मिलता है, भारत के नागरिकों को मिलता है क्या? वोटर आईडी, क्योंकि वोट तो भारत के नागरिक कर सकते हैं, लेकिन क्या आधार वो भारत के नागरिकों को मिलता है? आधार भारत के नागरिकों को नहीं, और भी लोगों को मिल सकता है। आधार जो होता है ये भारत सरकार ने जारी किया कि एक आईडी हो आपके पास में। वहीं वोटर आईडी आपकी नागरिकता को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि भारत के नागरिक ही भारत में वोट कर सकते हैं, बाहरी लोग तो वोट नहीं कर सकते हैं। इसे मतदाता प्रतिरूपण और चुनाव धोखाधड़ी रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसे ERONET 2017 के माध्यम से तैयार किया गया है। कई भाषा और लिपियों में मतदाता सूची प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए ये एक वेब आधारित मंच है, इसी के जरिए इसको तैयार किया जाता है। EPIC नंबर से संबंधित समस्याएं क्या है? कई बार ये क्या हो कि डुप्लीकेट EPIC नंबर भी कई बार क्या हो जाते हैं, तो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं। आपने हाल फिलहाल में विवाद सुना है कि एक ही चुनाव में अलग अलग लोगों के द्वारा एक ही नंबर से वोट डाले गए हैं, EPIC नंबर एक ही था उनका, तो इसको लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ है। तो ये सिस्टम जेनरेटिव विवाद है, कई बार सिस्टम में खामियों के कारण डुप्लीकेसी हो जाता है। यहाँ पर आधार वोटर आईडी लिंकिंग की पृष्ठभूमि क्या है? 2015 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी लाभ प्रदान करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सरकारी लाभ प्रदान करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसी कारण से इस पर रोक लगा दी थी। 2021 संशोधन, आधार EPIC लिंकिंग की अनुमति देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। 2012 संग्रहण प्रारंभ, चुनाव आयोग ने स्वैच्छिक रूप से आधार वितरण एकत्रित करना शुरू कर दिया, लेकिन मतदाता सूची संशोधन के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया। और स्वैच्छिक रूप से किसने शुरू किया? तो पहले था अनिवार्य, बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पश्चात इसको स्वैच्छिक कर दिया गया कि आपकी इच्छा पर है, आप इसको लिंक करें या ना करें। आधार वोटर आईडी लिंक करने का उद्देश्य क्या है? तो डुप्लीकेसी को रोकना और मतदाता सूची की अखंडता को सुनिश्चित करना। डुप्लीकेसी रोकना सबसे मुख्य इसका क्या है? तो कारण है। 18 मार्च 2025 को होने वाली प्रमुख बैठक का विवरण, मैंने बैठक के बारे में अभी न्यूज़ में बताया आपको, और ये बैठक कल ही हुआ है। विपक्ष की चिंताएं और आरोप, यहीं से सवाल बनेगा आपसे, इसको लेकर चिंताएं क्या है और इसको लेकर सुधार क्या है, या इसका समस्या का समाधान क्या किया जा सकता है, या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसका क्या है उपयोगिता, क्या है महत्व, तो ये सब सवाल आपसे डायमेंशन बना करके पूछे जा सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि जैसे EPIC नंबर कई राज्यों में मौजूद है, एक जैसे ही EPIC नंबर कई राज्यों में मौजूद हैं। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक संसद मतदाता सूची में विसंगतियों के बारे में चिंता जताई है, और अभी जो संसद का सेशन था उसमें बहुत बड़े स्तर पर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। चुनाव आयोग का दावा क्या है? EPIC नंबर में त्रुटियां स्वीकार की गई हैं और सिस्टम जनरेटेड, ये बताया गया कि डुप्लीकेसी है, इस सिस्टम ने ही जनरेट किया है, हम इसमें सुधार कर रहे हैं। जैसे अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपके पास में चुनाव आयोग का है वो मतलब जिस पर लिखा हुआ है EPIC कार्ड है, इलेक्शन वाला कार्ड है, चुनाव वाला, आप देखिएगा उस पर डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा रहता है। अगर आपका जन्म मान लीजिए 96 में है तो 1196 लिख देगा, 1 जनवरी 1996 लिख देगा। तो ये ठीक है, ईयर हो गया कि भाई 18 साल आपका पूरा हो गया, आप डेट ऑफ बर्थ आपका सही है, ये डेट ऑफ ईयर सही है, क्योंकि चुनाव में वोट देने के लिए ईयर ही देखा जाता है कि 18 साल है कि नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी कर देगा, है ना। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, आपके कार्ड पर भी ऐसा हो सकता है। पहले के नहीं, जो नए कार्ड बनते हैं उनमें ये खामियां देखी गई हैं। 3 महीने के भीतर डुप्लीकेट EPIC में सुधार का आश्वासन भी दिया है चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि समान EPIC संख्या का होना जरूरी नहीं है कि फर्जी मतदान हो। उन्होंने कहा कि समान EPIC संख्या, इसका मतलब ये नहीं कि फर्जी मतदान हो, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि फर्जी मतदान नहीं हो रहा है, ये भी तो मतलब हो सकता है इसका। सरकार चुनाव आयोग को रोक, अगर आधार EPIC लिंकेज की स्वैच्छिक प्रकृति है। विधि मंत्रालय 2024 के अनुसार आधार प्रस्तुत करना स्वैच्छिक बना दिया गया है। फॉर्म 6B में केवल 2 विकल्प दिए गए, आधार प्रस्तुत करना या अनुपलब्धता की घोषणा करना। मौजूदा डेटा संग्रह, जनवरी 2025 तक भारत में 99 करोड़ पंजीकृत मतदाता होंगे, 99 करोड़। सर्वोच्च न्यायालय निर्देशानुसार 66.23 करोड़ आधार संख्याएं एकत्रित की गई हैं। आगामी डुप्लीकेसी प्रक्रिया, इसी डुप्लीकेसी EPIC कार्डों की पहचान कर उन्हें बदलने के लिए सॉफ्टवेयर का अपडेट करेगा और सुधार कर रहा है। मैंने आपको चिंताएं भी बताई, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर इससे अब सवाल पूछा जाता है तो आपसे उम्मीद है कि आप उसको लिख लेंगे। मुद्दा क्या है? वोटर आईडी को आधार से इम्प्लीमेंट करना। आप जब भी इसका आंसर करें तो उसमें आप लिख दें कि भाई आधार और वोटर आईडी को डुप्लीकेसी के रोकने के लिए किया जा रहा है। पहले इसका उद्देश्य को लिखें, चुनाव सुधार के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, तकनीकी सुधार से किया जा रहा है, और इसलिए भी किया जा रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बिहार में भी इलेक्शन होता है, बिहार के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो आने वाले समय में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वोटर कहीं पर भी हो देश में, वो वोट कर सके आसानी से, उसको जाना ना पड़े फिजिकली वहाँ पर वोट करने के लिए, कहीं और से भी कर सके वो वोट। अगर हर चीज़ में हम सुधार करें तो इसमें भी तो सुधार करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वोटर टर्नआउट कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। इस चीज़ के लिए अनिवार्य है कि हमारे पास आधार भी हो और EPIC नंबर भी हो और पता भी हो कि कहाँ पर कैसे किया जा सकता है।
इस उद्देश्य से भी किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन ये क्या है विवाद, और उस पर द हिंदू में डिटेल लेख आया है कि उसका वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको ज़रा देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि द MAGA इफेक्ट आउटसाइड US, इसमें ये द हिंदू एक्सप्लेंड है, ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेंड है, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेंड है, ये डिटेल बताया गया है। तो तुलसी गैवार्ड करके हैं US की सुरक्षा प्रमुख हैं, वो भारत आए हुए रायसीना डायलॉग में उन्होंने बोला कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को अकेले लेकर भी हम नहीं चलना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि एलोन अमेरिका हो जाए, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया है। उनका तात्पर्य ये था कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं सबके साथ मिल करके। ठीक है भाई, कोई पब्लिकली थोड़ी ना किसी को बोलता है बहुत ख़राब ख़राब, पीठ पीछे बोलता है। तो यहाँ पर उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें की हैं, बाकी उनके अमेरिका के गवर्नमेंट के लक्षण कर्म तो नहीं दिख रहे हैं। भारी टैरिफ की बात कर रहे हैं, भारत पर 2 अप्रैल से 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, इस समस्या का भी समाधान निकलेगा। फिलहाल देखिए कि क्या क्या इसमें कहा गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वैश्विक प्रभाव। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान आक्रामक टैरिफ कर नीतियों के माध्यम से अमेरिका को लाभ पहुंचाने का प्रयास है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह नीति वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल असर डालती है और मेक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगेन का परिणाम दे सकती है। मेक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्क अगेन का परिणाम दे सकती है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक टर्म होता है जिसको संरक्षणवाद कहा जाता है। प्रोटेक्ट करना अपने चीज़ों को, प्रोटेक्शनिज्म भी शब्द इसका यूज किया जाता है। संरक्षणवाद क्या होता है ये? 1991 से पहले भारत की इकॉनमी संरक्षणवाद के दौर में चल रही थी। हम अपने हर चीज़ को बचा करके चल रहे थे, कंपटीशन से बाहर रख के चल रहे थे, है ना। संरक्षणवाद यानी कि अपने नीति, अपने देश के फैक्ट्रियों को, अपने देश के उद्योगों को, अपने यहाँ के इंटरेस्ट को केवल बचा करके चलना। ग्लोबलाइजेशन के विपरीत अगर कुछ होता है तो क्या होता है? संरक्षणवाद होता है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है ये कहीं ना कहीं संरक्षणवाद की नीति है, इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो। यानी कि अमेरिका का इंटरेस्ट फर्स्ट, अमेरिकी चीज़ों का उपयोग फर्स्ट, अमेरिका पर प्रतिबंध, अमेरिका पर टैरिफ तो अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। इस तरह की नीति जो होती है कि पूरे दुनिया को आप समान रूप से देख रहे हैं और आपके बदले में आप बदला स्वरूप टैरिफ लगा रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर नहीं होता है, समानता का मतलब बराबर नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। बराबर का मतलब समानता नहीं होता है। समानता होता है जिसको जितनी भूख, जिसको जितनी आवश्यकता, उसको उतना मिलना चाहिए। अब बांग्लादेश और भारत जो है ये विकासशील देश हैं। चलिए, भारत एक विकासशील देश है, अगर अमेरिका भी इस पर उतना ही टैरिफ लगाता है जितना भारत लगाता है तो अमेरिका का फ़ायदा होगा, भारत का नुकसान हो जाएगा। भारत की बहुत सारी कंपनियां कंपटीशन में नहीं आ पाएंगी। तो ये चीज़ क्या है? तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की नीति को क्या कहा जाता है? ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने की नीति कहा जाता है। ट्रंप का कार्यकाल 17 से 21 में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकार ने 500 से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क लगाया और कई देशों में आयात पर प्रतिबंध लगाया था। इससे वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया और सरकार ने आयात पर निर्भरता कम की है। विश्व अर्थव्यवस्था प्रभाव, टैरिफ नीतियों ने वैश्विक व्यापार को धीमा किया है, विकास दर को प्रभावित किया है। भारत जैसे देशों में आयात शुल्क बढ़ने से घरेलू उपयोग उद्योगों को लाभ हुआ है, लेकिन निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसके कारण से वैश्विक ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। उसके डिस्टॉर्टेड होने से विकसित देशों को कम नुकसान होता है, जो डेवलपिंग और पुअर देश हैं, गरीब देश हैं और विकासशील देश हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ओके। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव, ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार और संतुलन को कम करने के लिए टैरिफ लगाए हैं। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, वैश्विक बाजार पर असर पड़ता है। चीनी उत्पादकों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ कहीं न कहीं बढ़ जाता है। यूरोप पर प्रभाव, यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने के लिए अपनी नीतियां बनाई है। यूरोप में सैन्य खर्च और रक्षा बजट में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक पुनर्गठन का हिस्सा है। इससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव कहीं न कहीं बढ़ गया है। भारत की स्थिति, भारत ने भी अपने हितों की रक्षा के लिए टैरिफ नीतियों में बदलाव किया है। भारत ने कई सारी चीज़ों को लेकर सहूलियत भी दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। यहाँ पर भारत ने इससे पहले टेस्ला को मना कर दिया था भारत में आने से, क्योंकि भारत के अपने यहाँ पर ई व्हीकल जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बनाने का मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम अपने मार्केट को बचाने के लिए टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को हमने रोक दिया था। हमने उन पर बोला था कि 100% टैरिफ लगाएंगे। सुनते रहिएगा। भारत ने स्टारलिंक को भी क्या किया था? स्टारलिंक को रोक दिया था कि स्टारलिंक भारत में नहीं आएगा, क्योंकि एयरटेल जैसी कंपनियां जो थी ये वन वेब
इस पर काम कर रही थी, OneWeb पर काम कर रही थी। जियो भी डेनमार्क की कंपनी के साथ मिलकर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट पहुंचाने पर काम कर रहा था। जियो भी काम कर रहा था। भारत और अमेरिका को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। मोदी जी जब यात्रा पर गए, अमेरिका की यात्रा पर, तो पहले उन्होंने परमाणु जो एक्ट है अपने यहाँ पर उसमें संशोधन किया, प्राइवेटाइजेशन किया उस क्षेत्र का, ताकि उसमें भी अमेरिकी निवेश आ सके। टेस्ला को उन्होंने मंजूरी दी भारत में बेचने की कार, जबकि टेस्ला की कार की फैक्ट्री कहाँ पर है? चीन में है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चीन में उसकी फैक्ट्री है। भारत में उसकी कार आने वाले समय में हो सकता है बिके या बने भी, लेकिन उसकी कार के रेंज जो होता है भारत में लग्जरी रेंज में आ जाएगा। 20 लाख से 30 लाख से ऊपर की ही कारें बनती हैं भारत में, मिनिमम बनेगी तो भारत में कॉस्ट इफिशिएंट नहीं होगा तो कम बिकेगी। स्टारलिंक को भारत ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसको भी अनुमति दे दी, अब वो भी भारत में आएगा। स्टारलिंक के आने से क्या क्या चुनौतियां हैं मैं आपको समझाता हूँ। ISP क्या होता है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कभी आपने इनकॉग्निटो मोड में फ़ोन चलाया है क्या? कभी भी चलाना हो, कई सारे लोग यूज करते हैं, कई सारे गलत चीज़ों के लिए भी उपयोग करते हैं। कुछ प्राइवेसी में सर्च करना हो आपको, या इस प्रकार की चीज़ों को सर्च करना हो जिसका ऐड ना दिखाए आपके कहीं पर भी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर, तो इनकॉग्निटो मोड का उपयोग किया जाता है। या साइबर कैफ़े वगैरह में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर अगर आप जीमेल वगैरह खोलते हैं तो हमेशा इनकॉग्निटो मोड में खोला कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, लॉग आउट करने के पश्चात सारा डेटा डिलीट हो जाता है, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा आता है कि आपका जितना भी डेटा है, भले इस कंप्यूटर में सेव नहीं हो रहा हो, लेकिन आपके सभी डेटा ISP के पास जाएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाएंगे। आपका सभी डेटा ऑलरेडी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इसके पास में दुनिया का सबसे ज़्यादा डेटा इकट्ठा होता है। भारत के लोगों का भी डेटा है। इंस्टाग्राम पर जो आप सर्च करते हैं, देखते हैं, सुनते, सारा डेटा इनके पास। अगर स्टारलिंक हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा तो लोकल लेवल पर जितने वाईफाई आपको दिखते हैं वो सारे बंद होने का कगार पर आ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, भारत के लोगों का इतना सारा डेटा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास में इकट्ठा होने लग जाएगा। फिर वो उस डेटा को बेचेंगे, फिर उस डेटा को बेचने के पश्चात से क्या होगा, भारत के लोगों का डेटा बेचकर करोड़ों रुपया बनाया जाएगा। और आपका डेटा सारा कहाँ पर चला गया? दूसरे देशों में चला गया। प्राइवेसी को लेकर खतरा होगा और भारत की सिक्योरिटी को लेकर भी खतरा होगा कि भारत के हर लोगों का डेटा किसके पास में है? अमेरिका के पास में है। तो ISP अगर स्टारलिंक बन जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर स्टारलिंक बन जाता है, तो ये व्यवधान भी उत्पन्न होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। भारत सरकार का जो कानून है डेटा स्थानीयकरण का, कि लोकल आप डेटा को स्टोर करोगे, उसका भी साक्षात उल्लंघन यहाँ पर होगा। लेकिन अमेरिकी टैरिफ वॉर में हम झुकते हुए हमने ये सब चीज़ें की है, इसका परिणाम बड़ा घातक होगा। लेकिन फिर भी वो नहीं झुका है। 2 अप्रैल से हम पे 100% टैरिफ लगाने की बातचीत कर रहा है। इतनी सारी चुनौतियां मैंने आपको समझाई है, न्यूज़ में कहीं पर भी दिखता नहीं है, प्रिंट मीडिया में आपको पढ़ने को ये सब चीज़ें मिलती है। टैरिफ युद्ध ने वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा किया है। देशों ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए, जिससे वैश्विक व्यापार में कमी आई है। हमने आत्मनिर्भरता को कहीं न कहीं छोड़ दिया। ISP को लेकर, स्टारलिंक को लेकर ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे मुद्रास्फीति कहीं न कहीं बढ़ी है। ट्रंप की MAGA की नीति ने वैश्विक व्यापार अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया है, लेकिन इसका इरादा परिणाम मंतर रहा है। देशों को अपनी आर्थिक नीतियों को पुनर्जनन करने की आवश्यकता है, जो लंबे समय तक प्रभाव डाल सकती है। MAGA का वैश्विक प्रभाव क्या हुआ है? यूरोप का, चीन का, भारत का, सारा मैंने आपको बताया है। लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ा ये भी बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। एक रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन सा टॉपिक है? इंडिया रैंक 24th स्पॉट इन फ्री स्पीच सर्वे। जो राइट टू फ्री स्पीच होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, इसको लेकर एक रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें भारत की रैंकिंग 24वां है। और ठीक है, देखते हैं कि क्या है इसमें। भारत का स्वतंत्र अभिव्यक्ति सर्वेक्षण में स्थान, एक नई वैश्विक रिपोर्ट भारत को 33 देशों में 24वें स्थान पर रखा गया है। 33 देश हैं, इनमें से 24वां स्थान पर रखा गया है। फ्री स्पीच में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये रखा गया है। यह सर्वेक्षण फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा अक्टूबर 2024 में किया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक विश्व में कौन स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करता है, ये इसका क्या है, तो शीर्षक था विश्व में कौन स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करता है। इसी के ये इस शीर्षक से फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है।
प्रीलियम में हो सकता है पूछे कि किसने रिपोर्ट जारी किया है, या इसका शीर्षक क्या था, या भारत की रैंकिंग क्या है। तीनों ही मैंने एमसीक्यू में सवाल डाल दिए हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति में भारत की स्थिति। भारत विवादास्पद भाषणों की रक्षा यानी कि हेट स्पीच की रक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई गई, लेकिन समर्थन में गिरावट आई है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार की आलोचना के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन वैश्विक औसत से कम है। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपको सीधा सीधा क्या बोला जाता है कि आप देशद्रोही हैं। इस तरह की चीज़ें तो आपने देखा भी होगा। हेट स्पीच कई सारे जगहों पर देखा होगा आपने। मीडिया तो अपने यहाँ पर डिजिटल मीडिया खास तौर से है ही नहीं। 37% भारतीयों का मानना है कि सरकार की आलोचना से रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वैश्विक रैंकिंग और तुलना। नॉर्वे और डेनमार्क शीर्ष पर रहे हैं। मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और लेबनान निचले पायदान पर रहे हैं। स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, डेनमार्क ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति में प्रभुत्व दिखाया है, टॉप पर रहे हैं। इंडोनेशिया 56.8 अंक, मलेशिया 55.4, पाकिस्तान 57 में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में असमानता। सर्वेक्षण में पाया गया कि भारतीयों का मानना है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाता है। हंगरी, वेनेजुएला, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी देखी गई है। भारत में जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। 62.6 अंक के साथ भारत दक्षिण अफ्रीका 66.9, लेबनान 61.8 के बीच रैंकिंग में रहा है। तो भारत की रैंकिंग इसमें उतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि सरकार इसको बोले कि रैंकिंग गलत है। अमेरिका की कोई भी चीज़ अनबाइज्ड नहीं होती है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। अमेरिका की सरकार हर चीज़ को जियोपॉलिटिक्स और अपने विदेश नीति के दृष्टिकोण से देखती है। कुछ भी, कोई भी रैंकिंग जारी हो, कुछ भी जारी हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये हर रैंकिंग अच्छा ही हो, और बाकी देशों में ऐसा भी नहीं है कि हर रैंकिंग वहाँ का अच्छा ही हो। वॉइस ऑफ अमेरिका करके एक न्यूज़ चैनल था, कि न्यूज़ ग्रुप था, उसको ट्रंप ने उठा करके बंद कर दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वॉइस ऑफ अमेरिका नामक एक ग्रुप था जो न्यूज़ वगैरह काम करता था, मीडिया ग्रुप था, उसको उठा करके ट्रंप ने बंद कर दिया। अब अगर भारत में इस तरह की चीज़ें की जाती तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता कि भारत में सरकार जो है फ्री प्रेस और मीडिया के खिलाफ काम कर रही है। ठीक है। पाकिस्तान में कब से सुधार होने लग गया? पाकिस्तान में कब से सुधार होने लग गया भाई? लोगों को कभी भी उठा के वहाँ पर जेल में डाल के मार देते हैं, वहाँ पर सुधार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारी जो रैंकिंग जारी होती है अनबाइज्ड होती हैं। जनमत और सरकारी नीतियाँ। भारत में 87.9 और 87 स्कोर के साथ स्वतंत्र व्यक्ति का समर्थन मजबूत माना गया है। फिर भी सरकार की आलोचना पर नियंत्रण के लिए समर्थन वृद्धि हुई है। लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय भी है। यूके में 3%, डेनमार्क में कम समर्थन देखा गया, जबकि भारत में यह उच्च रहा है कि लोग जो हैं वो आलोचना पर नियंत्रण के लिए सरकार का समर्थन करते हैं, दिखते हैं कई सारे स्तरों पर। लोकतांत्रिक पतन और अभिव्यक्ति। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, हंगरी, वेनेजुएला जैसे देशों में लोकतांत्रिक पतन के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। वेनेजुएला को भारत से कंपेयर कर रहे हो आप? सीरियसली? वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप है, भारत में लोकतांत्रिक देश है, लोगों ने चुना है। पिछली बार जिस सरकार के अकेले बहुमत थे वो 240 पर आ गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दिखी क्या आपको? आप वेनेजुएला से कंपेयर कर रहे हैं। किस प्रकार का एक कंपेयर है? चलिए देखते हैं। भारतीय राजनीतिक अभिव्यक्ति में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इसमें गिरावट है। दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी की शिकायत देखी गई है। सर्वेक्षण 85.5% और 81.8% स्कोर के साथ हंगरी और वेनेजुएला में सरकार विरोधी नीतियों का असर देखा गया है। भारत में राजनीतिक मामलों पर स्वतंत्र बोलने की क्षमता में सुधार नहीं हुआ है, जैसे कि अन्य देशों में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्थिति और खराब हुई है, खासकर लोकतांत्रिक देशों में। भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन मजबूत है, लेकिन सरकार की नीति और जनमत में असमानता देखा गया है। अब जरा देखते हैं कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 19(1) क में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। विचार व्यक्त करने, राय रखने, जानकारी साझा करने की स्वतंत्रता शामिल है, इस पर रोक नहीं लगाया जाता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दायरे। इस अधिकार के तहत नागरिक अपने राय, विचार, भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बोलना, लिखना, प्रदर्शन करना, ये सब इसमें शामिल होता है। उचित प्रतिबंध भी लगाया गया है। प्रतिबंध जरूरी होता है हर चीज़ पर। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। उचित प्रतिबंध है, उचित है यानी कि ये परिभाषित होगा। राज्य की सुरक्षा। यदि अभिव्यक्ति से देश की सुरक्षा खतरा हो तो आपको चुप कराया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था। यदि अभिव्यक्ति से कानून और व्यवस्था भंग होती है तो भी ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नैतिकता और शालीनता। वो जो घटिया से शो चला रहे थे उसको इसी के तहत में रोका जा सकता था।
नैतिकता और शालीनता नामक कोई चीज़ होती है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अदालत की अवमानना पर भाई आप रोक लगाया जा सकता है। मानहानि, किसी व्यक्ति को आप गाली नहीं दे सकते हो खड़े होकर के, ये भी आप भारत में देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको आजकल, और इस पर रोक भी नहीं लगाते हैं लोग। तो विदेश संबंध के मामले में आपको कुछ भी नहीं बोलना है। उकसावे वाली अभिव्यक्ति जो होती है, ये हिंसा अपराध को यानी कि हेट स्पीच वगैरह जो होता है उस पर भी बैन लगाया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता के संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19(1) क के तहत में व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत में ही फ्री प्रेस के व्यवस्था को बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसी के आधार पर प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई है। सर्वोच्च न्यायालय कई मामलों में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और श्रेया सिंघल बनाम महाराष्ट्र सरकार 2015 में इसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो एक मूल अधिकार है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन। संविधान स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी जोड़ता है कि बोलिए आप, लेकिन बोलते समय थोड़ा सा मर्यादा का जरूर ध्यान रखा कीजिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ऐसा नहीं कि मुंह खोला बक से कुछ भी बोल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अंतर होता है ना, आप बोल रहे हैं उससे पहले सोचिए, खुद को देखिए कि क्या बोल रहे हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें बोलने चालने की बात हमने की और चुनाव आयोग की बात की, MAGA की बात की, सारा कुछ हमने बातचीत कर लिया है। धन्यवाद आप सभी का। PDF में आपको मिल जाएगा MCQ भी। YouTube से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको ऐड कर दूंगा। बाकी आंसर राइटिंग में अगर जुड़ना चाहते खत्तर के लिए तो मैसेज भी कर सकते हैं कहीं पर भी, इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक पर मत कीजिएगा, खोलता नहीं हूँ मैं, बाकी सभी जगहों पर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।